जी बेटा, ये हमने कल स्पेसिमेन पेपर स्टार्ट किया था 2022 का, जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। इसमें सेक्शन बी नहीं है। और इसके अंदर बेटा पार्ट 1 जो है मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है, आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया है। तो आज हमने इसका पार्ट 2 करना है और मेरा ख्याल है फर्स्ट 20 एमसीक्यूज हो गए थे, 21 से स्टार्ट करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, a solution of sodium hydroxide reacts with 3 moles of chlorine under the certain condition. Reaction produces 5 mole of sodium chloride and 1 mole of X. देखिए आप लोगों को समझ आ गया होगा, वो इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। 3Cl2 6NaOH, मतलब कंसंट्रेटेड वाले की ना। आपको अगर याद हो कि कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब क्लोरीन से रिएक्शन होता है तो 5 मोल्स ऑफ NaCl बनता है, 1 मोल ऑफ NaClO3 बनता है और वाटर बनता है। जरा स्टेटमेंट पढ़े ना। A solution of sodium hydroxide react with 3 mole of chlorine. सिर्फ उसने ये नहीं बताया कि NaOH के कितने मोल लिए और ये नहीं बताया कि ये कंसंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि उसने बाकी चीजें आपको बताई हैं कि 5 मोल सोडियम क्लोराइड बन रहे हैं और 1 मोल X बन रहा है, NaClO3. The only other chlorine containing product. What is the formula of X? तो ऑप्शन सी। इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर redox reaction are common in the chemistry of group 17 element. Which statement is correct? अगर हम बड़ा फर्स्ट वन से स्टार्ट करें कि bromide ion will reduce the chlorine but not iodine. देखें, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो इसको मैं इस तरह समझाता हूँ कि सपोज ये ब्रोमाइड है और आपने इसका रिएक्शन करवाना है क्लोरीन के साथ। अच्छा, आपने ये देखना है बेटा इसमें कि इसमें अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है या अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, वो ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझें, ये जी आपके पास क्लोरीन का साइज है, ये आपके पास है बेटा ब्रोमीन का साइज है, ये आपके पास आयोडीन है। तो आयोडीन का साइज बिगर है ना, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना, तो आयोडीन इज द पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी सबसे कम है। तो क्या आयोडीन ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? नहीं भाई। ये रूल याद करें कि जिस एटम का साइज जितना छोटा होगा हेलोजन में, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये रूल याद करें। और एक और रूल भी याद करें, अगर हम हेलाइड आयन की बात करें, मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, Cl-1, Br-1, I-1, तो हेलाइड आयन का साइज जितना बिगर होगा, हेलाइड आयन का साइज जितना बिगर होगा, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अब देखें, ब्रोमाइड आयन जो है ना, ब्रोमाइड आयन, ये इस ब्रोमाइड आयन का साइज क्लोरीन से बड़ा है या छोटा है? सोचें। ब्रोमाइड आयन जो है, मैंने आपको ये बताया है कि हेलाइड आयन का साइज जितना बिगर होगा ना, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ब्रोमाइड आयन का साइज बिगर है क्लोरीन के मुकाबले में, तो इट कैन डोनेट दी इलेक्ट्रॉन टू दी क्लोरीन। ब्रोमाइड क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों? क्लोरीन का साइज स्मॉल है, वो ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। लेकिन ब्रोमाइड जो है वो आयोडीन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों? आयोडीन का साइज ब्रोमाइड से बिगर है। आयोडीन इज द पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, ब्रोमाइड आयन विल रिड्यूस द क्लोरीन, मतलब ब्रोमाइड आयन जो है ना, वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों? क्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन के पास ये एबिलिटी है कि वो ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन खींच ले। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल ये समझ लें, ये जो आप रिएक्शन पे बेटा नहीं पढ़ते थे, देखें ओ लेवल्स के अंदर भी, कि क्लोरीन इस Br को रिप्लेस कर ले। बेसिकली ये वही काम है। देखें कि Br-1 से 0 में जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो I2 है ना, I2, ये बेटा ब्रोमाइड को रिप्लेस नहीं करेगा, नो रिएक्शन, क्योंकि आयोडीन जो है ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसका एटॉमिक साइज बिगर है। तो आयोडीन इज अनएबल टू गेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ब्रोमाइड। ये बात समझ आइए, जो ओ लेवल्स में आपने हेलोजेंस की रिएक्टिविटी पढ़ी थी, बिल्कुल वही चीज है। जो ऊपर वाला हेलोजन है वो नीचे वाले को रिप्लेस करेगा। अब BCD क्यों रॉन्ग है? ऑप्शन ए इज करेक्ट।
कह रहा है कि क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज द ब्रोमीन बट नॉट आयोडाइड। क्यों भाई करेगा? क्लोरीन जो है, क्लोरीन का साइज देखिए स्मॉल है ना, अगर आप ब्रोमीन और आयोडीन से कंपेयर करें तो क्लोरीन कैन गेट द इलेक्ट्रॉन, कैन गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ब्रोमाइड एज वेल एज फ्रॉम आयोडाइड। जो ऊपर वाला हेलोजन है वो नीचे वालों को रिप्लेस कर सकता है, तो इसने गलत लिखा हुआ है, बी इज रॉन्ग। फ्लोरीन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं भाई, आपको बताया कि जो हेलोजन जितना स्मॉल साइज का होगा, अच्छा ये दो चीजों में डिफरेंस याद रखें बेटा, एक है हेलोजन, एक है हेलोजेंस जो होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक है हेलाइड्स जो है F-1, Cl-1, Br-1, I-1। जो हेलाइड्स है ना, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जो हेलोजेंस है इनके पास एबिलिटी होती है ऑक्सीडाइजिंग, मतलब हेलोजेंस के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी होती है। और सबसे अच्छा हेलोजन कौन सा होगा? जिसका साइज स्मॉल होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। और जो हेलाइड होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एबिलिटी होती है। और सबसे अच्छा हेलाइड आयन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? आयोडाइड आयन, जिसका साइज बिगर है। तो बेटा ये सी क्यों रॉन्ग है? कह रहा है कि फ्लोरीन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रॉन्ग है। आयोडाइड आयन आर द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, गलत भाई। आयोडाइड का तो देखिए साइज सबसे बिगर है, तो आयोडाइड तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आयोडाइड इज द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। Which statement, क्वेश्चन नंबर 23 है, which statement describe a trend in period 3 between every pair of adjacent atom from sodium to chlorine? देखें, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन। वो कह रहे विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ ट्रेंड इन पीरियड 3 बिटवीन एवरी पेयर। आपने ऐसा ट्रेंड बताना है जो हर पेयर में सेम आ रहा है, इसमें सेम, इसमें सेम, सिलिकॉन फास्फोरस में सेम, फास्फोरस सल्फर में और सल्फर क्लोरीन। अगर आप बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें ना तो ये ट्रेंड सेम नहीं है। क्यों? पहले तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही है। अच्छा, सेम होने का मतलब है कि या तो बेटा बढ़ती रहे या कम होती रहे। देखें, सोडियम से एल्यूमिनियम तक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही है क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो रही है ना? देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ ट्रेंड बिटवीन एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट एटम फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। कि ये कह रहा है ऑप्शन डी क्यों रॉन्ग है? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। नो भाई, इंक्रीज नहीं हो रही, एल्यूमिनियम तक इंक्रीज हो रही है, देन डिक्रीज हो रही है क्योंकि आगे नॉन मेटल्स है। डी इज रॉन्ग। सी क्यों है? द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। नहीं भाई, सोडियम से एल्यूमिनियम और सिलिकॉन तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, देन डिक्रीज होगा, और वो भी इस तरह। आपको मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पता है ना कि सोडियम से जो आपका मैग्नीशियम है और जो एल्यूमिनियम है, या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। सिलिकॉन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, उसने तो लिखा हुआ है डिक्रीज हो रहा है, गलत हो गया। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। नहीं भाई, ये भी गलत है। आपको पता है कि जनरली जो जनरल ट्रेंड है, अगर आप ग्रुप 2, 3 और 5, 6 को छोड़ भी दें तो जनरल ट्रेंड क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पेपर 2 में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, यस, ये आप सबको पता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा क्योंकि न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है। न्यूक्लियर पुल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और शील्डिंग इफेक्ट इज सेम, नंबर ऑफ शेल सेम है, शील्डिंग इफेक्ट सेम है, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है तो एटम का साइज थोड़ा थोड़ा श्रिंक होगा, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, नाइट्रोजन फॉर्म्स pollutant oxide Y in a car engine. Further oxidation of Y to Z occurs in the atmosphere. In this further oxidation, 1 mole of Y react with 0.5 mole of gaseous oxygen molecule. Which statement is correct? अच्छा देखें, ऊपर इसने बता दिया कि नाइट्रोजन फॉर्म द pollutant oxide Y in a car engine. आपको पता है कि हॉट इंजन की वजह से क्या होता है, गाड़ी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और NO बनता है, राइट? ये NO जो है ना, फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनता है? NO2 बनता है। ये देखें 0.5 मोल है ना, तो पहले तो उसने बताया कि नाइट्रोजन फॉर्म pollutant oxide Y, और फर्दर ऑक्सीडेशन जो होगी ना Y की, ये Y है, ये क्या बनाता है जी? Z बनाता है। और किससे रिएक्शन करता है? 0.5 मोल ऑक्सीजन से।
तो 1 mole of Y react with 0.5 mole of gaseous oxygen molecule. Which statement is correct? Compound Z does not react further in the atmosphere. आप खुद सोचें कि NO2 जो है, NO2 क्या एटमॉस्फेयर में फर्दर रिएक्शन नहीं करता है? बिल्कुल करता है। किससे करता है? वाटर से करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या बनाता है जी? नाइट्रिक एसिड बनाता है। पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी ना कि NO मतलब Z जो है फर्दर रिएक्शन करता है वाटर से और एसिड रेन कॉज करता है। A molecule of Y has 15 electrons. तो Y में देखते हैं जी 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है? ये Y है। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 15। तो मॉलिक्यूल ऑफ Y जो है उसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सी क्यों रॉन्ग है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस बाय 1 फ्रॉम Y टू Z। देखिए ये -2, ये +2, ये -2, ये -4, ये +4। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये बाय 1 नहीं बढ़ रही, बाय 2 बढ़ रही। +2 से +4 में जा रहे हैं। Y is a non-polar molecule? नहीं भाई, Y is a polar molecule. Oxygen is slightly negative, nitrogen is slightly positive, तो ये polar molecule है, इसलिए option B is right answer और A, C, D is wrong. Next, अब ऑर्गेनिक के बेटा स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। देखिए 15 आपके जो नया पैटर्न है उसमें 15 MCQs ऑर्गेनिक के हैं, फ्रॉम 15 से भी ज्यादा, बल्कि 25, 26, 27, 28, 29, 30 और ये 40 तक। तो 16 MCQs ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहे हैं। अब आप खुद देख लें कि ऑर्गेनिक जितनी अच्छी होगी पेपर 1 आपका उतना अच्छा होगा। ठीक है जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 25। Structural isomer and stereoisomer should be considered when answering this question. Each of the following carbonyl compound is reacted with NaBH4. The product of each reaction is heated with Al2O3, giving either only one isomer or a mixture of isomer. Which carbonyl compound will produce most isomer? चलो ब्यूटानॉल से स्टार्ट करते हैं। A, जब इसकी आप NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे ना, मतलब इसको आप रिड्यूस करवा रहे हैं, एक H इधर आएगा और एक H इधर आएगा, तो आपके पास बनेगा CH3, CH2, CH2, OH, H और H। ठीक है जी। अब आपने इसको Al2O3 से रिएक्ट करवाना है, राइट? तो अब इसको Al2O3 से रिएक्शन करना, मतलब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना Al2O3, तो इस अल्कोहल की रिडक्शन होगी। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। यहाँ से बेटा आपने एक OH यहाँ से रिमूव होगा, एक H यहाँ से रिमूव होगा, तो आपके पास बनेगा CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। एक ही पॉसिबिलिटी है ना, बस ब्यूट 1 इन बनेगा। आपने बताना कहाँ पर ज्यादा आइसोमर बन रहे? बी में आएंगे। बी क्या है? ब्यूटानॉन। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। जब इसको आप बेटा NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास बनेगा CH3, CH2, OH, H and CH3। अब इसको आप अगर Al2O3 से रिएक्शन करवाएं तो आपके पास देखें कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये बीटा है। आप अगर बेटा यहाँ से रिमूव करवाते हैं तो आपके पास बनेगा CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH। अगर आप यहाँ से बेटा रिमूव करवाते हैं इस साइड से, देखें इस बीटा कार्बन से, तो आपके पास बनेगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। अच्छा, इसके आगे सिस ट्रांस बनेंगे, सिस और ट्रांस। तो टोटल आइसोमर कितने बन गए? 1, 2 and 3। तो आप ये देखें ब्यूटानॉन के कितने, इसका एक बन रहा है, एक ही आइसोमर, जिसका कोई आइसोमर ना हो वो एक ही होता है। ब्यूटानॉन के कितने आइसोमर बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। 3 बन रहे हैं ना, आपके सामने मैंने बताया कि एक तो देखिए अगर आप इधर इधर से बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं तो फिर आपके पास ब्यूट 1 बनेगा। अगर आप लेफ्ट साइड वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं देन ब्यूट 2 इन बनेगा। तो ब्यूट 2 इन का मतलब है कि इट मे बी सिस, मे बी ट्रांस, कुछ भी बन सकता है, राइट? इसलिए आपके पास 3 आइसोमर बन रहे हैं। लेकिन अगर आप बाकी ऑप्शंस पर जाएं, मतलब आप पेंटेन थ्रियोन का मैं आपको बता देता हूँ, चलिए पेंटेन थ्रियोन, उसमें एक ही बनेगा। देखिएगा ऊपर कर देता हूँ जी बेटा, ये डिहाइड्रेशन है Al2O3 के साथ। अगर आप पेंटेन थ्रियोन की बात करते हैं जब बेटा मैं इसकी रिडक्शन करूंगा, रिडक्शन मैं यहीं पर डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, आगे जगह नहीं है। तो 2 एटॉमिक हाइड्रोजन आएंगे ना, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और ये बॉन्ड हो जाएगा खत्म, डबल बॉन्ड, राइट?
अब आपने क्या करना है जी, ये अल्फा कार्बन है। अभी देखिए दोनों बीटा कार्बन आर आइडेंटिकल, आप जरा चेक करें, आइडेंटिकल्स हैं, एक जैसे हैं। आप चाहे राइट वाले बीटा कार्बन से निकालें या लेफ्ट वाले से निकालें, आपके पास एक ही चीज बनेगी। आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं जी मैंने यहां से निकालना है, तो आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। इसका मतलब सिस ट्रांस बनेगा ना। ये क्या है, इसका जरा नाम बताएं क्या है? ये है पेंटूइन। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने यहां से निकालना है इस वाले से, तो फिर भी आपके पास पेंटूइन ही बनेगा। अब भी आपके पास देखें पेंटूइन ही बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास पेंटेन 3 में आपके पास दो आइसोमर बन रहे हैं। एक आपके पास बन रहा है सिस पेंटूइन और दूसरा बन रहा है ट्रांस पेंटूइन। दो आइसोमर बन रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? और प्रोपानोन में बेटा आप चेक करेंगे कि आपके पास आइसोमर एक ही बनेगा। ठीक है जी, इसमें सिस ट्रांस भी नहीं बनेगा, एक ही आइसोमर बनेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाए। कह रहे द ड्रग cortisone has the formula shown. In addition to those chiral center marked by star, how many other chiral center are present in the cortisone molecule? देखिए आपको मैंने बताया था जो जंक्शंस होते हैं वो कभी भी कायरल नहीं होते। ये देखिए, ये कभी भी कायरल नहीं होता। जो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे वो भी कभी भी कायरल नहीं होते। जंक्शंस कभी भी कायरल नहीं होते। जंक्शंस, ये जंक्शन है, ये जो दो लाइंस मिल रही हैं, डबल बॉन्डेड कभी कायरल नहीं होते। अब इसके ये जंक्शन है, लेकिन जिस कार्बन पर ब्रांच लगी हो तो वो कायरल होने के बहुत चांसेस होते हैं। रिंग में तो वो लाजमी होगा। ये एक कायरल और हो गया बेटा, एक। अच्छा ये भी नहीं होगा, डबल बॉन्ड है। एक ये ग्रीन कलर से नहीं जो मैं हम मार्क कर रहे हैं, ये दो हो गए बेटा। ठीक है, और जरा चेक करें जी, और इसमें तो बन सकता है या नहीं। ये एक हो गया यहाँ पर 1, और ये इसने मार्क किया हुआ है, ये भी मार्क किया हुआ है, ये भी मार्क किया हुआ है। हाँ ये बेटा देखिए, तो आपके पास कितने कायरल कार्बन आ गए अदर देन स्टार्स, जिसपे उसने स्टार बनाया हुआ, उसके अलावा 3 और कायरल। तो आप बेटा जो डबल बॉन्डेड कार्बन कभी भी कायरल नहीं होगा, जो जंक्शन है वो कभी कायरल नहीं होगा, लेकिन जंक्शन के ऊपर अगर ब्रांच लगी है तो वो कायरल हमेशा होगा रिंग केस में। ठीक है, नेक्स्ट केस में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर कह रहे an alkene is reacted with acidified KMnO4, the organic product has the relative molecular mass greater than that of alkene by 34। देखें एक अल्कीन था, कोई भी अल्का इसे स्पेसिफाई नहीं किया ना, हम जैसी बस ये ले लेते हैं आसानी से। कह रहा आपने इसकी ऑक्सीडेशन की, और ऑक्सीडेशन जब की ना, तो ये जो अल्कीन का मैस है इसमें 34 इंक्रीज हो गया। इसका मैस इंक्रीज हुआ है बाय 34। मतलब पहले अगर इसका मैस 100 था ना सपोज, तो आफ्टर द ऑक्सीडेशन ये कितना हो गया, 134 हो गया। तो जो मैस इंक्रीज हुआ है, जो मैस इसका बड़ा है, वो 34 से बड़ा है। अब आप बताएं कि ये कोल्ड डाइल्यूट है या हॉट कंसेंट्रेटेड है। आपको मैंने ये बात बताई हुई थी कि जो कोल्ड डाइल्यूट होता है ना बेटा, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 एसिडिफाइड KMnO, उसमें एक वाटर आपने याद रखना है, एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है और एक ऑक्सीजन होता है। मतलब आपको शॉर्ट करके बताया था कि हर कार्बन पर OH OH ऐड होता है, राइट। हर कार्बन पर क्या होगा, OH OH ऐड होगा अगर कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड केमिकल। जरा आप इन दो OH का मैस तो निकालें, क्या आता है। इन दो OH का क्या मैस है, दो ऑक्सीजन है तो 16 टाइम्स 2 32 हो गए, दो हाइड्रोजन है तो कितना हो गया, 34 हो गया। तो आप यहाँ से क्या गेस कर सकते हैं कि अल्कीन में कौन सी ऑक्सीडेशन हुई होगी, क्योंकि अगर आप अल्कीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं और हर कार्बन पर OH OH लगाते हैं, तो जो अल्कीन का मैस है वो बाय 34 इंक्रीज होता है। तो इट मींस आपने कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 डाला है, तो कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। The diagram shows a short length of an additional polymer chain। ठीक है, ये बेटा 4 कार्बन की चेन है, ये मैंने मार्क किया हुआ है। इसकी रिपीटिंग यूनिट आपको पता है ना, कोई भी पॉलीमर जो होता है उसके रिपीटिंग यूनिट कैसे निकालते हैं। एडिशनल पॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट ऐसे निकालते हैं कि 2 कार्बन के बाद यूनिट रिपीट हो रहा होता है। तो इथीन इज द मोनोमर।
The polymer has the relative molecular mass of approximately 10,000. बेटा जो पॉलीमर का mass है वो कितना है? 10,000 है, ठीक है। पॉलीमर का mass कितना आ रहा है? 10,000। मोनोमर आपने निकालना है। मोनोमर कैसे निकालेंगे? 2 कार्बन के बाद यूनिट रिपीट हो रहा है, दिस इज द मोनोमर ना। तो मोनोमर का क्या मैस होगा? 2 कार्बन है, 12 फ्यूज 24 और 4 हाइड्रोजन 28। ये बेटा मोनोमर का मैस होगा। पॉलीमर का मैस, जो पॉलीमर है ना उसका मैस उसने बताया हुआ क्वेश्चन में कितना है? 10,000। मोनोमर का मैस आपने खुद निकाल लिया 28। आपने बताना है कि इस पॉलीमर को बनाने में कितने कितने मोनोमर यूज हुए होंगे। फिर सुने, पॉलीमर का मैस एमआर दिया हुआ है 10,000। मोनोमर का मैस आपने निकाल लिया। कैसे? आपने रिपीटिंग यूनिट मार्क किया और एक मोनोमर का मैस निकाल लिया। अब आपने बताना है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मोनोमर यूनिट आर जॉइंड टुगेदर इन ईच पॉलीमर। तो क्या करेंगे बेटा? 10,000 को सिंपल डिवाइड कर दें 28 से, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोनोमर्स के कितने मोनोमर्स इसमें आ रहे हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 28, 357। देखिए उसने लिखा है अप्रोक्सीमेटली, तो 100% तो सेम आंसर नहीं आएगा, जो क्लोजेस्ट होगा वो आप पिक कर लेंगे। आंसर आ रहा है 357, तो 360 आप मार्क कर लेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 29। 29 बेटा देखें, लेक्टाइड is an intermediate in the manufacture of a synthetic fiber. Which compound on heating with an acid catalyst can produce lactide? अब देखिए आपको अगर आप ऑप्शन पढ़े ना, हाइड्रोक्सी एथानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी, आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, ये एक ऐसा रिएक्शन होने जा रहा है। मैं आपको बल्कि एग्जांपल मैंने दी थी जब ये टॉपिक पढ़ाया होगा, जिसमें जब मैं आपको एस्टर कराता हूँ तो ये एग्जांपल लाजमी देता हूँ, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड वाली। अभी तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ दें बेटा, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दें फिलहाल। मैं आपको एक चीज पहले समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल मैं जब भी एस्टर पढ़ाता हूँ बेटा आप लोगों को लाजमी बताता हूँ कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बोक्सिलिक भी और अल्कोहल भी है, इसको वह कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। इस तरह दूसरा मॉलिक्यूल वो मैं ऐसे लिखता हूँ, और इसमें बेटा मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आमने सामने आ जाए तो वो रिएक्ट करके एस्टर बना देते हैं। तो होता क्या है बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH अल्कोहल का H आपस में रिएक्शन करते हैं, और ऊपर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और नीचे जो अल्कोहल है ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये अब आपको खुद ध्यान में रखनी है कि जब भी इस तरह का साइक्लिक एस्टर आ रहा हो ना, जब भी इस तरह का साइक्लिक एस्टर आ रहा हो तो समझ जाएं दो एक जैसे मॉलिक्यूल, और उन मॉलिक्यूल में खुसूसियत ये होगी कि उस मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक भी होगा अल्कोहल भी होगा, और एक मॉलिक्यूल का अल्कोहल दूसरे के कार्बोक्सिलिक और दूसरे का कार्बोक्सिलिक पहले के अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। अब आपने बताना है कि इस लेक्टाइड को बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसने ये लेक्टाइड बनाया है। तो इसमें देखें सिंपल सी बात क्या है, आप पहले कार्बन एटम्स काउंट कर लें कितने, 1 2 3 4 5 6। इस लेक्टाइड में टोटल कार्बन कितने हैं? 6 हैं। लेकिन ये लेक्टाइड आपको पता है 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ये बनेगा, तो आपके एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होने चाहिए। क्या ऑप्शन ए हो सकता है? इथेन है, 2 कार्बन है। फिर सुने ये बात, मैं ये कह रहा हूं कि जो लेक्टाइड है ये बेसिकली आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करें, कितने हैं? 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। और आपको मैंने बताया ये 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो ये लेक्टाइड बनेगा, तो एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होने चाहिए? 3। इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ब्यूटानोइक 4 कार्बन है, अगर ये मिलेगा तो 8 कार्बन होते लेक्टाइड, तो ये भी नहीं हो सकता। अब सी और डी में से आपने करना है। देखिए ए और बी हमने कितने आसानी से एलिमिनेट कर दिए। अब आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है सी और डी में से, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। पहले मैं आपको बेटा इसका सॉल्व करके दिखा दूं, फिर इसका आपको एक शॉर्टकट भी बता दूंगा, ठीक है। देखें अगर हम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड लें, जो मैंने इस तरह अभी भी लिया था, मैंने खाली ये मॉलिक्यूल मैंने लिया था अभी, ये देखिएगा बेटा, यहां से निकलेगा जी ये
और यहां से निकलेगा जी ये। अब आप देखिए क्या बनता है, CH3 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, जो ग्रीन कलर से मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O, CH3 ऑक्सीजन। तो देखिए बेटा, ये वही चीज है या नहीं है? बिल्कुल वही चीज, आप चेक कर सकते हैं। कैसे? ये दोनों ऑक्सीजन आमने सामने आ रहे हैं। पहले तो आप कार्बन काउंट कर लें, ये दो ऑक्सीजन आमने सामने आ रहे हैं। दोनों कार्बोनाइल देखें आमने सामने आ रहे हैं, ये दोनों कार्बोनाइल आमने सामने आ रहे हैं। फिर देखें बेटा, दोनों कार्बन के साथ एक एक मिथाइल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है बेटा। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी क्यों रॉन्ग है जरा मैं आपको बताता हूँ, डी क्यों रॉन्ग है जरा चेक कीजिएगा। डी को अगर आप बनाते हैं, डी इज रॉन्ग। ठीक है, डी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है देखें, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, इसमें ब्रांच नहीं आएगी। आप चेक करेंगे ये ब्रांचेस अब आपको नहीं मिलेंगी। ये देखें, अगर आप ये बनाते हैं ना इस तरीके से, तो अब आपके पास क्या बनेगा देखिए, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O। अब आप देखिए, आपको ये ब्रांच नजर आ रही है, ये वाली, ये ब्रांचेस आपको नजर आ रही है, ये येलो कलर से नहीं, ये नहीं नजर आ रही ना, पूरी एक एक रिंग बन गई। इसलिए ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर। Diols in which both hydroxy group are bonded to the same carbon atom spontaneously eliminate a molecule of water to produce a carbonyl compound. अच्छा देखिए यहाँ पर इसने ये बात बताई है कि डायोल इन विच बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम। मतलब इस तरीके से जी, दोनों OH सेम कार्बन एटम से कनेक्टेड। ठीक है, spontaneously eliminate a molecule of water to produce a carbonyl compound. Which compound is hydrolyzed to form a product that gives a positive reaction with 2,4-DNPH but not with Fehling reagent? मतलब 2,4-DNPH से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब है कार्बोनाइल इज प्रेजेंट, कार्बोनाइल प्रेजेंट है, फेलिंग से नहीं कर रहा, एल्डिहाइड एब्सेंट है, तो क्या होगा, कीटोन इज प्रेजेंट, कीटोन प्रेजेंट है भाई। ठीक है, अब आपने इसमें बताना है कि आंसर क्या होगा। अगर हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 2,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन। पहले तो बेटा प्रोपेन बनाए इस तरह करके, एक ये ब्रोमीन, एक ये ब्रोमीन, CH3 और CH3। अच्छा, डायोल इन विच बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप। अच्छा, इसको अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा लें तो क्या होगा जी, इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाएं या इसको NaOH से रिएक्शन करवा दें एक्वस NaOH के साथ, तो क्या होगा, Br की जगह OH आ जाएगा। ऐसे होगा ना भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर आप इसमें से वाटर निकालते हैं, अब जरा वाटर निकालें ना, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। देखें, ये आपके पास है, ये आपके पास यहाँ पर अल्कोहल है, राइट। अब आपने इसमें वाटर निकालना है, तो वाटर आप कैसे निकालेंगे, आप इसकी ऑक्सीडेशन करें। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कैसे होती है आप लोगों को याद है? अब हम इसकी ऑक्सीडेशन इस तरह करते हैं, एक मिनट बेटा, सिर्फ एक मिनट, ये अजान होने दें। अच्छा बेटा,
चलें अब जरा देखें, अब वो कह रहे हैं कि जो सेम कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं ना, spontaneously eliminate a molecule of water to produce a carbonyl compound. बेटा यहाँ से आपने वाटर ऐसे निकालना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड बने, तो पता है कैसे निकालेंगे? ये OH निकालेंगे भाई यहाँ से, और एक H निकालेंगे यहाँ से, ये वाटर निकाला आपने। अब जरा देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 बन गया ना। कह रहा है कि देखिए उसने आपको हिंट दिया, आप कहेंगे ना सर हमें कैसे पता चला भाई अब वाटर निकलेगा तो कार्बोनाइल बनना चाहिए, क्योंकि उसने आपको वर्डिंग में बता दिया कि डायोल इन विच बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये देखिए दोनों ये में मुझे मैसेज करके बताएं बेटा आवाज आ रही है या नहीं? बेटा मुझे मैसेज करके बताइएगा आवाज आ रही है। लाइट यहाँ चली गई, मैंने इसको अपने फोन से कनेक्ट किया है वाईफाई को। अच्छा ठीक है बेटा, अब देखिए मुझे कैसे पता चला कि मैंने कार्बोनाइल बनाना है? क्योंकि आप कहेंगे सर हमने तो जो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन पढ़ी है वो तो इस तरह पढ़ी है कि अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। आप लोग बिल्कुल ठीक ये बात सोच रहे होंगे कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी है तो बीटा कार्बन से जाना चाहिए, लेकिन उसने आपको ऊपर बता दिया है कि आपने वाटर ऐसे निकालना है। अच्छा अब असल में ना आप लोगों के सिलेबस में ये रिएक्शन नहीं है। जो बच्चे हालांकि मैट्रिक के सिस्टम में जो 9th-10th की बुक है ना केमिस्ट्री में, उसमें ये रिएक्शन गिवन डायोल्स वाला कि जो एक ही कार्बन के साथ दोनों OH लगे होते हैं, लेकिन चलो उसने आपको वर्ड इक्वेशन में बता दिया, वर्डिंग में बता दिया कि एक ही कार्बन के साथ जो दो OH लगे हुए हैं, अब वहां से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और कार्बोनाइल बनेगा। तो ये देखिए आपके सामने कार्बोनाइल बन गए, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ना, क्योंकि आपके पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड बना है ये क्या करेगा कि it can react with 2,4-D and pH but not with Fehling reagent। ये Fehling के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब ABC क्यों रॉन्ग है, जरा उस पर चलते हैं। ABC क्यों रॉन्ग है? अच्छा ABC भी इसलिए रॉन्ग है, अगर आप 3 को देखें ना, ठीक है, B और C तो बिल्कुल रॉन्ग है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप B और C में मैं को बताता हूँ इसमें क्या मसला है। बड़ा इसलिए रॉन्ग है कि जब आप इसकी हाइट इसके अंदर ब्रोमीन को OH से रिप्लेस करवाएंगे ना, जब आप इसके ब्रोमीन को OH से रिप्लेस करवाएंगे बाय यूजिंग एक्वस NaOH, तो ये देखें उसने कहा है कि बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप आर बॉन्डेड टू सेम कार्बन एटम। यहाँ तो सेम कार्बन एटम में हाई नहीं रहे। अगर 1,3 डाई ब्रोमो है तो OH भी फिर 1 और 3 पर होंगे ना, सेम कार्बन पर तो नहीं होंगे। इसलिए ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन ए पर आ जाती, ऑप्शन ए। अगर OH वो कह रहा है सेम कार्बन पर है तो इसका मतलब है कि जो हेलोजन है वो भी सेम कार्बन पर होने चाहिए। जिस तरह ऑप्शन ए में उससे चलें, सेम कार्बन पर तो बताया हुआ है। यहाँ पर है आपके पास ब्रोमीन, ब्रोमीन H CH2 and CH3। अच्छा जब इसको आप एक्वस NaOH से रिएक्शन करवाएंगे ना, दोनों ब्रोमीन की जगह OH आएगा, मान लिया जी। लेकिन अब आप आगे चेक करें, जो वो कह रहे हैं कि अब आपने इसमें से वाटर को एलिमिनेट ऐसे कराना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड बने। तो ये लें, जब वाटर को हम एलिमिनेट करवाएंगे तो इसमें बनेगा तो कार्बोनाइल, लेकिन वो एल्डिहाइड बनेगा। ये आपके सामने वो कह रहा है, लेकिन जो कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा वो फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं कर रहा, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है। ठीक है बेटा, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर कह रहा है X and Y are the reagent required to convert 1 bromopropane into butanoic acid in the following reaction। बड़ा सिंपल है। यहाँ पर उसने Br की जगह क्या डाल दिया, CN, और देन बेटा उसने एसिडिक हाइड्रोलिसिस की है। ठीक है, तो Br को रिएक्शन किससे करवाएंगे? KCN इन एथेनॉल, एथेनोलिक KCN। आपको पता है HCN के साथ कब रिएक्शन करता है? जब कार्बोनाइल के साथ। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, HCN का रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ होता है। अगर हेलोजन एल्केन के अंदर आपने ब्रोमीन को रिप्लेस करवाना है तो आपको रिएक्शन करवाना पड़ेगा एथेनोलिक KCN के साथ। इसलिए एथेनोलिक KCN का मतलब है BC में से कोई एक होगा, और आगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है ना, कार्बोक्सिलिक में जा रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ठीक हो गया ना ये, कि बी आर की जगह सी एन आ रहा है तो के सी एन इन एथेनॉल, वाटर में क्यों नहीं करेंगे, वाटर लिया तो वाटर का ओ एच बी आर को रिप्लेस कर देते हैं, इसलिए आप एक्वस के सी एन नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बेटा देखें, Q is a compound with the molecular formula C4H10O. Q can be oxidized with acidified potassium dichromate, but Q cannot be made by reducing a carboxylic acid with LiAlH4. बड़ी इंपॉर्टेंट इससे बात बताइए बेटा ये, कि Q को आप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिड्यूस करके नहीं बना सकते, ठीक है? तो बताएं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Q। एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसने आपको Q का बताया, तो आप ऑप्शन ए भी चेक कर लें। मेरा ख्याल है सबके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो तो सब C4H10O ही है ना? Q को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता एबीसीडी में से? बेटा एबीसीडी में से कौन सा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता? मैंने क्रॉस किया है, सी नहीं हो सकता। रीजन जरा सोचें क्यों ऐसा है, क्योंकि ये टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल आपको पता है ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है? अब आ जाएं, बी क्यों नहीं हो सकता भाई? बी और डी क्यों नहीं हो सकते? बेटा बी को अगर आप ऑक्सीडाइज करें, बी इज द प्राइमरी अल्कोहल ना, बी को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या नहीं बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और उसने कहा है कि Q कैन नॉट बी मेड बाय रिड्यूसिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड। Q को आप कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से नहीं बना सकते। और अगर आप बेटा इसको रिड्यूस करते हैं, सपोज इसको आप रिड्यूस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 CH2 CH2OH। लेकिन उसने ऊपर लिख दिया भाई, लेकिन बन तो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। 1 2 3 4 4 कार्बन है, 3 2 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। लेकिन उसने कहा है कि Q कैन नॉट बी मेड बाय रिड्यूसिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब है बी भी रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि Q जो है स्ट्रक्चर ऑफ Q, उसने कहा है वो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से नहीं बना सकते, तो इसलिए ऑप्शन बी निकल गया। ऑप्शन डी भी इसलिए निकलेगा। बताएं जरा सोचें, ऑप्शन डी क्या प्राइमरी अल्कोहल नहीं है? इस ब्रांच को मत देखें, अल्फा कार्बन को देखते हैं, उसके साथ ब्रांचेस तो नहीं है ना। तो डी भी बेटा इसलिए निकलेगा क्योंकि डी जो है, डी के अंदर आप अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, डी के अंदर अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और फिर उसकी रिडक्शन करेंगे तो वो कह रहे हैं कि Q कैन नॉट बी मेड बाय रिड्यूसिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वाई ए इज द करेक्ट आंसर। अब मैं वाई पर ए पर आता हूं कि ए क्यों करेक्ट आंसर है, जरा चेक करें। ए देखें, ए आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट? इसकी जरा आप ऑक्सीडेशन करें ना तो बनेगा CH3। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है। अब बेटा आप इसकी रिडक्शन करें, देखें Q कैन नॉट बी मेड बाय रिड्यूसिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद LiAlH4। अब NaBH4 या LiAlH4 आप ले लें तो क्या होगा? एक कार्बोनाइल रिड्यूस हो जाएगा, CH3 CHOH CH2 and CH3। देखिए वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C4H10O। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए बी सी डी मैंने कैसे एलिमिनेट किया, क्योंकि सी जो है टर्शियरी अल्कोहल है, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। बी और डी क्यों एलिमिनेट किया? क्योंकि बी और डी की जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। वो कह रहा है क्यों आप कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं बना सकते, ठीक है? बड़ा ये क्वेश्चन नंबर 33 कैलकुलेशन वाला है, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, इसमें बड़ा टाइम लगेगा, अभी नमाज का टाइम भी है। मैं 34 पर आता हूँ पहले, ठीक है? ये कीजिएगा, अगर नहीं होता तो मुझे, मैं इसका आपको चले आंसर बता देता हूँ, आप इसको कीजिएगा, नहीं होता तो मुझे बताइएगा, मैं इसको करवा दूंगा। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Compound R give a positive test with alkaline aqueous iodine. Compound R does not display stereoisomerism. अच्छा, कंपाउंड R जो है ना, आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहे हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन से देते हैं? जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, या CH3CHOH ग्रुप हो, या एथेनॉल, या फिर क्या हो? एथेनॉल। तो देखें जी इसमें कौन होगा।
कायरल कार्बन है, आप जरा चेक करें। मुझे बताइएगा मेरी आवाज आ रही है? अच्छा देखिए, सी के अंदर कायरल कार्बन है भाई, ये देखिए, ये कायरल कार्बन। तो वो कह रहे हैं कि आर डज नॉट डिस्प्ले स्टीरियोइसोमर, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ना। ऑप्शन ए में CH3CO ग्रुप बी है, ये एक्वस अल्कलाइन आयोडीन से रिएक्शन भी करेगा। और दूसरी चीज कि इसके अंदर कायरल कार्बन भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकल भी नहीं देगा, सिस ट्रांस भी नहीं देगा। आप देख सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाए। Citral is found in the lemongrass oil. It can react to give a compound W. An excess of H2. के साथ रिएक्शन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, राइट। तो V पता क्या बनेगा आपके पास? V इस तरह का बनेगा, ये V है। फिर इसने क्या किया जी, हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड किया, मैंने फोर्स रिएक्शन किया है, तो क्या होगा? हीट अंडर रिफ्लक्स, ये जो एल्डिहाइड है ये कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा, W ही होगा। देखिए नीचे पहले आप ऑप्शन ना देखा करें, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले अपना आंसर बना लिया करें। अब जरा जरा सोचें कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। इज द आंसर, ठीक है, बी आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आ गया है और आपने रिडक्शन भी कर दी। मेरे पास 5 मिनट्स है, मैं चाह रहा हूँ कि पहले नमाज का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। 40 से स्टार्ट करते हैं, जितने हो जाते हैं अभी। कंपाउंड एक्स कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इट हैज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है भाई कंपाउंड एक्स का। अच्छा यहाँ पर ना बेटा कुछ तो है, आपको ज़बानें भी याद हो गए होंगे। ये कार्बोनाइल की पीक आ रही है, C डबल बॉन्ड O, है ना। अच्छा और आप ये देखें, ये जो पीक आ रही है जो 25 से 3100 के दरमियान, वेरी ब्रॉड पीक है। और आपको पता है ये पीक जो है ना, ये ऐसी OH की होती है जो कार्बोक्सिलिक वाला। तो आपको यहाँ पर बड़ा क्लियर हो रहा है कि ये है, तो ये जो पीक है ये असल में OH की पीक है, OH की, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक वाला OH, कार्बोक्सिलिक वाला OH। तो अब आप जरा देखें, ये दो पीक्स आपको बड़ा क्लियरली बता रही हैं, ये दो पिक्स बड़ा क्लियरली बता रही हैं व्हाट कैन बी डिड्यूस अबाउट एक्स। इट इज एल्डिहाइड और कीटोन, बट अगर ये एल्डिहाइड कीटोन होता ना तो ये पीक नहीं आनी थी, ये कार्बोक्सिलिक की पीक है, याद रखिएगा। इसकी शेप याद करनी कि जो कार्बोक्सिलिक में OH आता है ना बेटा, OH, इस OH की पीक ये होती है, इस शेप की होती है। अल्कोहल नहीं भाई, अल्कोहल अगर होता तो आपको, अगर अल्कोहल होता ना बेटा, अगर अल्कोहल होता तो अल्कोहल की पीक यहाँ पर आनी थी, ऐसे करके, इससे थोड़ा पहले, सॉरी। अल्कोहल की पीक बेटा वेरी स्ट्रॉन्ग पीक 32 से 3600 के दरमियान, ये अल्कोहल की पीक होती है OH की, ठीक है। तो ये पीक तो नहीं आ रही ना इधर, ये भी इसका मतलब नहीं है। इसी तरीके से बेटा इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, यस इट इज एल्कीन तो एब्सेंट, क्योंकि एल्कीन में तो कार्बोनाइल नहीं होता ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों? दो प्रूफ है हमारे पास, एक तो C डबल बॉन्ड O की पीक आ रही है, और एक ये जो कार्बोक्सिलिक वाला OH है, आप नीचे देखें ना डाटा बुकलेट में, 25 से 3000 के दरमियान जो पीक आ रही है, 2500 से 3000 के दरमियान जो पीक आ रही है, ये कार्बोक्सिलिक की है। अच्छा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 39। बेटा ये आपके पास है यहाँ पर, ब्यूटानोइक एसिड कैन बी यूज टू फॉर्म प्रोपाइल प्रोपनोएट इन अ सिंगल रिएक्शन।
एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस इज सेम एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा ये देखें, अब बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। अब अगर आप इसको देखें ना, ये जो एसिड है ये है ब्यूटानोइक एसिड, नहीं ये ब्यूटानोइक एसिड है। तो ये ब्यूटानोइक एसिड प्रोपानोएट बनाएगा या ब्यूटानोएट बनाएगा? प्रोपानोएट तो नहीं बना सकता ना, ये ब्यूटानोएट बनाएगा। रॉन्ग। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस इज सेम। कैसे जी? ये देखें, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना, 3 कार्बन ही है और एक ये 4 कार्बन है, C4, हाइड्रोजन 7 ये और एक ये 8, C4H8O2। इसका ये MF है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? C2H4O। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम तो ना हुआ ना, डिफरेंट है भाई। वो कह रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, गलत। Each of C3H7OH and C3H7COOH react separately with NaBH4. NaBH4 can only, अच्छा NaBH4 जो है ना, एक तो कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस नहीं कर सकता ना। आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर रिड्यूस करना है तो यू नीड LiAlH4। LiAlH4 रिड्यूस कर सकता है, इसलिए ये तो नहीं कर सकता। और अल्कोहल की तो बेटा रिडक्शन नहीं होती, तो सी भी रॉन्ग है। Each of C3H7OH and C3H7COOH react separately with sodium metal. Yes, alcohol C3H7OH alcohol है, it can react with sodium metal. Carboxylic acid can react with sodium metal. तो दोनों बेटा सोडियम मेटल से रिएक्शन कर सकते हैं। बस लास्ट के बेटा देखते हैं। For each mixture is the observation described correctly. पेंटानल फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा। और ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ब्लू सॉल्यूशन चेंजेस टू रेड प्रेसिपिटेट। बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई कि आपका जो ब्लू सॉल्यूशन है वो रेड प्रेसिपिटेट में चला जाएगा। पेंटानल जो है हॉट K2Cr2O7 से रिएक्शन करेगा। यस। ग्रीन सॉल्यूशन ऑरेंज चला जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। ऑरेंज टू ग्रीन होता है, ग्रीन टू ऑरेंज नहीं होता। K2Cr2O7 का इनिशियल कलर होता है ऑरेंज और वो ग्रीन में चला जाता है, तो ऑब्जर्वेशन गलत है। पेंटेन टू ऑन वार्म उससे रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, ये रिएक्शन ही गलत है। कीटोन तो टॉलन से रिएक्शन नहीं करता। C6H14 की ऑक्सीडेशन अल्केन की ऑक्सीडेशन नहीं होती, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा आज के लिए इतना काफी है, मैं आपको एक नया पेपर सेंड करूंगा, वो आप लोग करेंगे। मैंने कुछ MCQ छुड़वा दिए हैं अभी, मेरे पास टाइम शॉर्ट है। 37, 36 और 33, ये बेटा आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।